मेरी आज की ये स्टोरी एक प्योर नाइटमेयर। आप इसको शायद ही पूरा देख पाएँ। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि विकी तो किसी फ़िल्म की स्टोरी बता रहा है, ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? बट हाँ, ये एक्चुअल में हुआ था एंड ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे एक सेक्रेट रिचुअल मौजूद है। आज भी वहाँ के लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ये काम करना वहाँ पर ज़रूरी है, वरना इतिहास अपने आप को दोबारा से दोहराएगा। क्योंकि जो इस स्टोरी के अंदर हुआ, ना वो उससे पहले कभी दुनिया में हुआ था और ना ही उसके बाद कभी हुआ। बट बाबूजी, मुझे सच में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि जब मैं एनालिटिक्स देखता हूँ अपने, तो मैंने आपसे एक 20,000 मांगे थे लाइक्स, लेकिन वो आपने नहीं दिए। मज़ा नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी काम करने में। अगर आपका मन करे तो करिएगा, वरना शायद हो सकता है आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया हो, तो उसके बारे में भी आप मुझे नीचे लिख कर बता सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें जापान के हकाइडो आइलैंड में जाना पड़ेगा। नॉर्दर्न जापान के ऊपर ऊपर जो ये आइलैंड्स बने हुए हैं, इसी में से एक बहुत बड़ा आइलैंड है हकाइडो आइलैंड। इसको आज तो हकाइडो कहा जाता है, लेकिन 1869 से पहले इसको ईजो आइलैंड के नाम से जाना जाता था। और इस ईजो आइलैंड पर रहा करते थे बहुत सारी कम्युनिटी, और इसी पूरी कम्युनिटी को हम आज आइनू कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। ये बहुत लंबे सालों से, लगभग 12वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। 700-800 साल हो चुके थे। एंड अगर आप इस हकाइडो आइलैंड को आज भी देखेंगे तो इसके ऊपर एक रोड है जो पहले तो पक्का सा है, और अगर आप उस रोड के अंदर अंदर जाते जाएंगे तो वो रोड कच्चा सा होता जाएगा। एंड उस कच्चे रोड के बिल्कुल एंड पॉइंट पर एक मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है, और उसी मॉन्यूमेंट पर मेरे आज की स्टोरी का पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ था। एंड इसी मॉन्यूमेंट के जस्ट साइड में एक बड़ा सारा भालू आपको दिख जाएगा कभी कभी यहाँ पर घूमता हुआ। क्योंकि ये पूरा ईजो आइलैंड, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इतनी ज़्यादा भयंकर कि बहुत बड़े बड़े भालू इस पूरे आइलैंड को घेरे हुए थे, चारों तरफ जंगली जानवर। एंड उन्हीं जंगली जानवरों के बीच ये आइनू लोग उस टाइम पर रहा करते थे। अब देखो, इन्होंने अपने कुछ रिचुअल्स बना रखे थे, जैसे कि आइनू लोग 12वीं-13वीं शताब्दी में जब वो यहाँ पर आकर सेटल हुए थे, उनके ऊपर भी जंगली जानवरों ने बहुत सारे हमले किए। एंड उसके बाद इनके खुद के रिचुअल सेट होते गए। मतलब कि कोई भी हंटर जब शिकार करने के लिए इस आइलैंड पर जंगल में जाया करता, तब वो स्पेशली एक ना एक बार अपने सीनियर लीडर से बात करके, मतलब कि कम्युनिटी के जो लीडर थे उनसे बात करके जाता था, पूछता था कि आज उसे क्या किसी मादा भालू को मारना है। और अगर जब उसके सीनियर लीडर्स कह देते, तो वो स्पेशली अपने हाथ में जो उसके हथियार थे, उन हथियारों से ढूंढते हुए, तीर कमान वगैरह से, स्पेशली एक मादा भालू को ढूंढता जिसने हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया हो। एंड जब उसको वो मादा भालू मिल जाती, उसको मारकर उसमें से एक बच्चा अपने साथ लेकर आता, और ना सिर्फ बच्चा बल्कि उस मरी हुई मादा भालू को भी अपने साथ लेकर आता। इन दोनों में से जो मरी हुई मादा भालू थी, उसको तो वो काट कर वहीं पर खा जाते पूरी कम्युनिटी। बट वो जो छोटा भालू वो अपने साथ लेकर आया था, उसको एक स्पेशली ये लोग पिंजरे के अंदर कैद करके रखते। एंड कई सालों तक, जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक उसको उसी पिंजरे के अंदर रखा जाता। ऐसे नहीं कि उसके ऊपर कोई अत्याचार करना है, नहीं, उसको बहुत अच्छा खाना खिलाते, बहुत अच्छा पिलाते, उसके हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता। इनफैक्ट उसके लिए स्पेशल एक हंटर्स का ग्रुप अरेंज किया जाता कि जब तक ये भालू भूखा है, तब तक तुमको बाहर से शिकार कर करके लेकर आना है एंड इसके पिंजरे में डालना है। इस भालू को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड जैसे वो भालू बड़ा हो जाता, इनफ बड़ा हो जाता, उसका वेट अच्छा खासा हो जाता, तब उस भालू को बाहर निकालकर ये आइनू लोग स्पेशल एक रिचुअल परफॉर्म करते उस भालू के ऊपर अपना। एंड इन लोगों का मानना था कि ये जो भालू है, इसी की वजह से आज हम इस आइलैंड के ऊपर अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ यहाँ पर नहीं होती तो हम भी यहाँ पर नहीं सेटल हो पाते। इसलिए हमें जो इन भालुओं ने दिया है, हमें जो प्रकृति ने दिया है, हमको भी वापस कुछ ना कुछ प्रकृति को देना चाहिए। और उनका मानना था वापस देने के लिए हम एक भालू की आत्मा उनको वापस देंगे। जैसे वो भालू पूरा बड़ा हो जाता, बच्चा सा भालू पूरा बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि 3-4 लोग मिलकर उसको हैंडल नहीं कर सकते, अब इतना उसने खा लिया पी लिया, मोटा ताजा हो चुका है, तब उसको पिंजरे से बाहर निकाला जाता। पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार वो पिंजरे से बाहर आता। एंड आते ही उसको पकड़कर काफ़ी सारे लोग उसके गले में रस्सी बांध देते, कहीं इधर उधर वो ना चला जाए, किसी के ऊपर हमला ना कर दे। तब उसको एक बड़े सारे ग्राउंड में लेकर आया जाता। एंड बहुत सारे लोगों की भीड़ उसके चारों तरफ जमा हो जाती, क्योंकि अब एक स्पेशल चीज़ ये लोग करने वाले थे। 2 बड़े बड़े पेड़ों को काट कर लाया जाता। एंड आप बस अब इमेजिन करके देखिए, ऐसे बड़े बड़े पेड़ों के तनों को, दो तनों को ऊपर नीचे रखकर बीच में उनके
भालू का सिर रखा जाता एंड इमेजिन करके देखिए उस दोनों तनों को ऊपर से रस्सी से बांधकर इतनी जोर से दबाया जाता कि उस बेचारे भालू की वहीं पर मौत हो जाती, बीच में उसको स्ट्रैंगल कर देते उन दोनों पेड़ों के। इन लोगों का मानना था कि इस रिचुअल के बाद जो भालू की आत्मा यहाँ से निकलेगी वो हमने प्रकृति को दे दी है एंड अब जो इसका बचा हुआ बाकी का शरीर है ये हमारे लिए प्रसाद है। एंड ये चीज़ वो उसको बड़े चाव से खाते, पूरा गांव जो पूरी कम्युनिटी थी वो इस भालू के शरीर को बड़े चाव से खाता। ये उनका एक रिचुअल था क्योंकि इससे उनको लगता था कि यहाँ जो जंगली जानवर हैं ये उनके ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे एंड उनके साथ हमेशा फ्रेंडली रहेंगे, उनकी कम्युनिटी को कुछ नहीं होगा। एंड उनका ये रिचुअल बहुत लंबे टाइम तक चला, तकरीबन 600-700 साल थोड़े नहीं होते। एंड तब टाइम आ चुका था 1869 का। 1869 में जापान, उस टाइम तक ये ईजो आइलैंड जापान का हिस्सा नहीं था, बट 1869 में जापान ने इस ईजो आइलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। एंड यहाँ से बहुत सारे लोग, जैपनीज़ लोग उठ कर ऊपर ईजो आइलैंड में भागे एंड जो वहाँ लोकल कम्युनिटी थी, आइनू कम्युनिटी, उनको वहाँ से खदेड़ दिया। अब ये जो नए लोग यहाँ पर आए थे ये पहले से ही भूखमरी का शिकार थे जापान के अंदर, क्योंकि उनको नई जगह चाहिए थी। जापान की सरकार उस टाइम पर उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने बाहर निकलकर अपने नए ठिकाने ढूंढने शुरू किए थे। एंड जो लोग इस ईजो आइलैंड के ऊपर आए उन्होंने सबसे पहले इसका नाम ईजो से बदलकर हकाइडो आइलैंड रखा। एंड इस हकाइडो आइलैंड के ऊपर अब इन लोगों का कब्जा हो चुका था। इन लोगों ने आइनो कम्युनिटी के हर एक व्यक्ति को भगा दिया वहाँ से, कोई भी वहाँ पर दिखने वाला नहीं था। उनके जो घर थे उनको तोड़कर खुद के वहाँ पर झोपड़ियाँ वगैरह बना ली। असल में ये लोग जापान के अंदर, इनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं थी। इतना ये लोग परेशान हो चुके थे अपनी सरकार से कि उस देश को छोड़कर यहाँ पर सेटल हो चुके थे। लेकिन अब ये जापान के अंडर आ चुका था क्योंकि जापान की आर्मी ने इसके ऊपर हमला किया था, इसलिए थे तो ये लोग जापान का ही हिस्सा, बट यहाँ पर रहकर आने वाले अब अपनी नई जनरेशन को यहाँ सेटल करना चाहते थे। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि उनको कोई आइडिया नहीं था इस आइलैंड का कि यहाँ पर क्या होता आया है, कैसी यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, कौन कौन से जानवर यहाँ पर बसे हुए हैं। उनको लगा था बस ये लोग यहाँ पर रहते हैं तो वो भी यहाँ पर रह सकते हैं। आइनू कम्युनिटी को यहाँ से खदेड़ दिया, उनके घर गिरा दिए, खुद की नई नई छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना ली। एंड अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग जापान मेनलैंड से शिफ्ट होकर हकाइडो आइलैंड पर पहुंच चुके थे। अब जो लोग यहाँ पर सेटल हुए थे ये सभी मोस्टली एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते थे। इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी सी बना ली, हकाइडो आइलैंड की कम्युनिटी। एंड जो घर इन्होंने बनवाए थे वो इतने ज़्यादा वल्नरेबल, मतलब उनके ऊपर दरवाज़ों के नाम पर सिर्फ एक पर्दा टाइप का ही था, क्योंकि इनको अपने आसपास के लोगों के ऊपर विश्वास था कि कोई इनके घर में घुसकर गलत काम नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, सभी उनके जैसे हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। इमेजिन करके देखिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी इनके पास जापान में, इसलिए उसको छोड़कर ये यहाँ पर आए थे ताकि यहाँ अपनी खुद की कम्युनिटी बना सकें, उनका खुद का व्यापार यहाँ से चलेगा। सुरक्षा के नाम पर इनके पास कोई गन्स वगैरह ज़्यादा नहीं, 1-2 गन्स अपने साथ आते हुए ये लेकर भी आए थे, लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसे होने वाली है। 1869 के बाद साथ धीरे धीरे साल बीतते रहे एंड बहुत सारे लोग अब यहाँ पर आकर सेटल हो चुके थे। सभी एक जैसे थे, किसी ने भी अपनी कुछ ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उनके सामने ऐसा कुछ कभी आया ही नहीं था कि उनको अपनी सुरक्षा करनी पड़े। सिर्फ इन्होंने अपने लिए प्लान ये बना रखा था कि यहाँ चलो होंगे जंगल है तो जंगली जानवर भी मिलेंगे, अगर कोई जानवर उनके आसपास आया तो वो उसको आग से डरा कर भगा देंगे या फिर तेज से चिल्लाने लग जाएंगे जिससे वो जानवर डर कर भाग जाएगा। एंड 1869 के बाद अब टाइम आया 1915 का, यानी कि 1915 का, जब पहली बार इस गांव को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। इस हकाइडो आइलैंड पर रहने वाली कम्युनिटी ने इतने सालों में पहली बार कुछ महसूस किया। नवंबर 1915 में इसी कम्युनिटी में रहने वाला एक आदमी टोमेजो, उसने अपने घर के बाहर अपना घोड़ा बांधा हुआ था एंड वो अंदर अपने घर के काम कर रहा था। बट तभी उसने आवाज सुनी उसके घोड़े की, जो बहुत ही अजीब सी आवाज कर रहा था, घुर्राने की कोशिश कर रहा था किसी चीज को देखकर। वो तुरंत भागकर बाहर की तरफ गया घोड़े को संभालने के लिए एंड वो जो भी चीज थी जो घोड़े के आसपास घूम रही थी वो वहां से भाग चुकी थी। घोड़ा भी अब शांत हो चुका था। अब वो घोड़े से तो पूछ नहीं सकता कि हाँ भाई बता कौन था, इसलिए उसने आसपास देखा एंड नीचे जमीन पर कीचड़ में बहुत सारे फुटप्रिंट्स थे एंड ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। बेशक ये फुटप्रिंट्स किसी भालू के थे, लेकिन ये नॉर्मल भालू से बड़े भालू के थे। इतने बड़े बड़े फुटप्रिंट्स उसने आज से पहले कभी नहीं देखे। उसने चारों तरफ घूम कर देखा वो भालू कहाँ गया, लेकिन उसको नहीं दिखा। एंड तब उसने अंदाज़ा लगाया कि उसने अपने घर के बाहर जो मक्का सूखने के लिए लटका रखी है, असल में इन लोगों ने अपने आसपास के खेतों में मक्का की खेती की हुई थी एंड उनमें से बहुत सारी मक्का तो ये मेनलैंड जापान में जाकर बेच देते, बट कुछ एक मक्का अपने लिए खाने के लिए रख लेते एंड उसको सुखाने के लिए अब उनके पास क्योंकि कोई कोल्ड स्टोरेज या फिर कोई फ्रिज वगैरह नहीं थी
और क्योंकि वो खराब ना हो इसलिए वो मक्का को ऐसे बांध कर अपने घर के बाहर लटका देते ताकि ये धीरे धीरे सूख जाएगी एंड इसको वो बाद में पका कर खा लेंगे। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि ये जो भालू था या तो वो इस घोड़े के लिए आया होगा, घोड़ा उससे बड़ा निकला तो उसने घोड़े के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, या फिर वो हो सकता है इन मक्का के लिए आया हो यहाँ पर, उसको इसकी खुशबू आ गई होगी। इसके 20 दिनों बाद रात के टाइम पर अगेन टॉमीज़ो अपने घर के अंदर सो रहा था एंड उसको दोबारा से वही आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि अब की बार तो उसका घोड़ा किसी से लड़ाई कर रहा है क्योंकि उसके पैरों की आवाज़ आ रही थी बार बार छटपटाने की। एंड जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसका घोड़ा जिसके 2 पैर ही गायब थे, उसके 2 पैर थे ही नहीं, खून से वो भयंकर ब्लीड कर रहा था, आसपास घनी बर्फ पड़ी हुई थी एंड दूसरा उसके घर के बाहर लटकी मक्का भी नहीं थी। वो दोबारा से समझ चुका था नीचे फुटप्रिंट्स देखकर कि कोई भालू आया था जिसने आज उसके घोड़े के ऊपर भी अटैक किया है एंड उसकी मक्का भी उठा कर ले गया। ऑब्वियसली इस बात में कोई दो राय नहीं कि उसका घोड़ा उसी रात मर चुका था, लेकिन अब टॉमीज़ो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने 2 बड़े शिकारी जो इनकी कम्युनिटी में रहा करते थे उनकी मदद लेने की सोची। अगले दिन ये दोनों शिकारी और खुद टॉमीज़ो अपने घर के बाहर बैठ चुके थे क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि मरे हुए इस घोड़े का शरीर वापस क्लेम करने के लिए वो भालू यहाँ वापस आएगा एंड उन्होंने अब की बार और कुछ मक्का अपने घर के बाहर टांग दी ताकि जैसे वो आए वो उसके ऊपर अपनी गन चलाकर उसका वहीं ख़त्म कर सकें। थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुप कर ये तीनों लोग बैठे हुए थे एंड नो डाउट वो बेयर, वो भालू दोबारा से उस रात यहाँ पर आया एंड उसने आते ही सबसे पहले वही घोड़े को खाना शुरू किया एंड जो मक्का बाहर लटकी हुई थी उनके ऊपर भी अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा होकर वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि अंधेरा भी था एंड ऊंचाई भी थी तो मक्का तक तो वो नहीं पहुँच पाया। दूसरी साइड पीछे बैठे हुए ये तीनों इस भालू को देख रहे हैं। इन तीनों में से 2 हंटर, उन्होंने अपनी दोनों राइफल्स उठाई एंड 3 शॉट्स फायर किए। 3 में से एक शॉट जाकर भालू को लगा और उससे वो भालू इतना ज़्यादा डर गया कि तुरंत वो जंगल की तरफ भागने लगा। अब क्योंकि रात बहुत ज़्यादा थी, अंधेरा था, ये तीनों लोग इस बात के लिए सहमत नहीं हुए कि वो रात को ही इसका पीछा करें। उनको लगा कि अब गोली लगी है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं मर जाएगा, सुबह देखेंगे क्या हुआ है। एंड सुबह जैसे ही हुई बाहर निकल कर देखा तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ चुकी थी। रात को भयंकर बर्फबारी हुई, जो खून की ट्रेल बनी थी उस भालू को लगी थी वो गोली, उससे निकली हुई खून की ट्रेल उस बर्फ़ के नीचे दब गई। लेकिन फिर भी वो थोड़ा और उसका पीछा करते हुए अंदर तक गए लेकिन उनको वहाँ भालू नहीं मिला। बट इनको अब इस टाइम पर ये उम्मीद हो चुकी थी कि इतना होने पर वो भालू डर गया होगा और अब वो दोबारा से वापस नहीं आएगा। लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं था कि वो एक नॉर्मल भालू के साथ डील नहीं कर रहे बल्कि वो एक एनामाटाजू से डील कर रहे हैं। जैपनीज़ भाषा के अंदर एनामाटाजू आप बस ऐसे समझ लीजिए कि एक नॉर्मल भालू जो जंगल में ही शिकार करके अपना पेट भर लेगा, लेकिन जब भारी बर्फबारी पड़ती है तो उनको अपना शिकार नहीं मिल पाता और वो शिकार के लिए इंसानों की बस्ती में जाने लगते हैं एंड वो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई भालू नॉर्मल भालू से हटकर एनामाटाजू बन जाए तो उसको सिर्फ डराना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आप उसके पीछे पड़े हुए हो तो आप उसको पूरा ख़त्म करो। डराने वाला तो सवाल ही नहीं है। अगर आपने उसको 1 गोली मारी है तो 4 मारो, तब जाकर वो मरेगा, वरना नहीं मरेगा। और अगर वो बच गया तो वो अपना बदला भी लेगा और जो उसको मिला है शिकार के रूप में वो उसको क्लेम भी करने दोबारा वापस आएगा। 9 दिसंबर 1915 का दिन आ चुका था एंड बीते पिछले कुछ दिनों में उस भालू को किसी ने फिजिकली तो नहीं देखा आंखों से अपनी, लेकिन उसके पैरों के निशान आसपास बहुत सारे मौजूद थे। इवन कि उन्होंने जो बाहर खाना रखा हुआ था बचा कुचा, वो भी खाना कहीं ना कहीं खाया हुआ था। सभी लोग डरे हुए थे, इसीलिए पूरे कम्युनिटी ने मिलकर सोचा कि अगर हम अपनी कम्युनिटी के चारों तरफ एक बाड़ सी बना दें तो ये भालू उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने भयंकर पेड़ काटे, जंगल से काट काट कर उनके तनों को खड़ा किया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगा लगा कर काफ़ी बड़ी बाड़ बना ली एंड उसके ऊपर काफ़ी बर्फ भी अब गिर चुकी थी। तो इनको उम्मीद थी कि इससे डर कर अब भालू यहाँ पर दोबारा वापस नहीं आएगा एंड सभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे। इवन कि इतना रिलैक्स्ड कि जो घर के मेन मुखिया थे, आदमी जो काम किया करते थे, वो अपना सारा सामान लेकर मेनलैंड की तरफ जा चुके थे। पीछे सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बूढ़े कुछ लोग बचे हुए थे या फिर कुछ 1-2 जवान आदमी भी थे जो इस पूरी कम्युनिटी में बचे हुए थे, वो सबका ध्यान रख रहे थे। और ऐसा ही एक परिवार इस गांव में अभी बचा हुआ था और ऐसा ही एक परिवार इस गांव में रहा करता था जिसके मुखिया 42 साल का सुब्रतु ओटो, उसकी पत्नी 36 साल की मायू और इन दोनों का एक 6 साल का बच्चा मिकियो। ये तीनों लोग एक घर के अंदर रहा करते थे। सुब्रतु ओटो ने अपने साथ पेड़ काटने के लिए ओडो नाम का एक बंदा भी रखा हुआ था। सो ये टोटल वैसे तो 3 का परिवार था, लेकिन ये बंदा चौथा मिलाकर 4 लोग थे टोटल। उस दिन 9 दिसंबर के दिन दोपहर के टाइम पर सुब्रतु ओटो एंड ओडो ये दोनों अपने घर से बाहर निकलकर दूर जा चुके थे जंगलों में अपना व्यापार करने के लिए, जबकि घर पर अब मिकियो और मायू ये दोनों ही बचे हुए थे, माँ और बेटा। शाम होते होते सुब्रतो और ओडो ये दोनों वापस आ चुके थे अपने उसी घर में, अपनी झोपड़ी में। बट दूर से ही सुब्रतो को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसका बच्चा जिसकी आवाज़ हमेशा आती रहती थी, लेकिन
लेकिन आज उसकी आवाज़ नहीं आ रही। एंड जैसे अंदर जाकर देखा, एक बहुत ही स्ट्रेंज सी साइलेंस उनको अपने घर के अंदर दिखाई दी। उनको बहुत अजीब लगा एंड घर का सामान मोस्टली इधर उधर बिखरा पड़ा था। इनफैक्ट कच्चे आलू जो आधे छिले हुए थे, आधा उनको छील रही थी उस टाइम पर मायू, वो आलू भी इधर उधर बिखरे हुए थे। इनफैक्ट जो घर के अंदर इन्होंने अंगीठी लगा रखी थी उसमें से भी आग निकलकर उनके जो कोयले बुझ चुके थे वो कोयले भी इधर उधर बिखरे हुए थे। तब सुब्रतो ने अपनी पत्नी मायू और अपने बेटे मिकियो को आवाज लगाई, लेकिन दोनों में से किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तब वो अंदर वाले कमरे में गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका 6 साल का बेटा, उसका सिर आगे की तरफ झुका हुआ है, हाथ नीचे लटके हुए हैं। तब देखकर सुब्रतो को हंसी आई कि उसका बेटा उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, बट ये कोई प्रैंक नहीं था। बल्कि जैसे ही वो पास गया सुब्रतो अपने बेटे के पास, तब उसने नोटिस किया कि उसके बेटे का सिर ऐसे नीचे लटक रहा है एंड साइड से उसका गला है ही नहीं, उसका गला काटा हुआ था एंड उसके अंदर से बहुत भयंकर खून निकल रहा था। घर के अंदर कोई लाइट वगैरह तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने मशाल सी जलाई तुरंत एंड मशाल जलाकर नीचे का हाल देखने लगा। नीचे का हाल पूरा फर्श खून से भरा हुआ था। तुरंत सुब्रतो ने अपनी पत्नी मायू को आवाज लगानी शुरू करी, लेकिन मायू पूरे घर के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन एक खून की ट्रेल थी जो उसके घर से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। सुब्रतो और ओडो ये दोनों इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने पूरे गांव में खड़े होकर बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके थे, सभी इस घर के अंदर आए, अंदर का हाल देखा। सभी ने अंदाजा लगाया कि ये तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन ये खून की ट्रेल ये कैसी है। तब सभी लोग इसका पीछा करते करते आगे की तरफ जाने लगे एंड ये खून की ट्रेल नई गिरी हुई बर्फ के ऊपर लाल कलर ऐसे साफ दिख रहा था एंड ये ट्रेल सीधा जंगल की तरफ जा रही थी। असल में इस घर के अंदर जिस टाइम पर मायू अपने लिए वो आलू वगैरह छील रही थी एंड उसका बेटा साइड में खेल रहा था, उस टाइम पर इनके घर के बाहर भी वही मक्का लटकी हुई थी एंड वो भालू, बड़ा भालू, उसने उस मक्का की खुशबू को पकड़ लिया होगा एंड वो मक्का ही लेने आया होगा। लेकिन अब क्योंकि इनके घर के बाहर कोई दरवाज़ा नहीं था मेन, वो भालू बजाय मक्का के सीधा अंदर घुसा। अंदर उसने पहले मायू के ऊपर अटैक किया, यानी कि मिकियो की माँ के ऊपर अटैक किया। उसके ऊपर हमला करके उसने सामने देखा कि वो बच्चा रोने लग गया होगा। ऑब्वियसली मिकियो अपनी माँ के साथ ये सब कुछ होता हुआ देख तब उस भालू का ध्यान उस बच्चे की तरफ भी गया होगा। बच्चा अपने आप को बचाने के लिए अंदर वाले कमरे में भागा, लेकिन उस भालू ने अंदर जाकर उस बच्चे को भी पकड़ लिया। दीवार के साथ खड़ा होगा वो बच्चा, लेकिन सीधा उस भालू ने उसके गले के ऊपर हमला किया एंड आधा गला काट कर उस बच्चे को वहीं छोड़कर वो बाहर की तरफ आया एंड मायू जिसके ऊपर उसने पहले हमला किया था उसको अपने मुंह में दबाकर बाहर की तरफ भागा एंड मायू को अपने साथ ले गया जंगल में, पीछे खून की ट्रेल छोड़ते हुए। ऑब्वियसली इस बात में कोई शक नहीं कि मायू ने खुद को बचाने की कोशिश करी होगी। जो अंगीठी उस कमरे में जल रही थी उसने अंगीठी से वार करने की कोशिश की होगी। जो हथौड़ा साइड में पड़ा था उसका हैंडल टूटा हुआ था, हथौड़ा भी मारने की कोशिश की होगी उस भालू को, लेकिन वो भालू ओवर पावर हो चुका था मायू के ऊपर एंड वो साथ में उसको लेकर जंगल की तरफ जा चुका था। आधे लोग जंगल की तरफ जा चुके थे जबकि आधे बचे हुए लोग घर के अंदर की तलाशी ले रहे थे। एंड हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मायू के मांस के कुछ लोथड़े घर के अंदर ही बिखरे हुए थे एंड उसके बाल, घर का जो मेन एंट्रेंस था उसके साथ कुछ कपड़ा वगैरह बंधा हुआ था जो ढकने के लिए बस, और मेन कुछ खास था नहीं वहाँ दरवाजे के तौर पर। उस कपड़े के अंदर भी उसके बाल कुछ फंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कपड़े से अपने बाल को बांधने की कोशिश करी हो, या फिर जब वो उसको खींच कर लेकर जा रहा होगा उसने अपने बाल के साथ उस कपड़े को भी पकड़ लिया होगा, लेकिन जैसे उसने खींचा होगा भालू ने, वो बाल भी उसके टूट कर साथ में आ गए। दूसरी साइड जो लोग जंगल में जा रहे थे वो भी अब अंदर जाना और ज़्यादा जरूरी नहीं समझा उन्होंने, क्योंकि रात घनी हो चुकी थी, भालू कहीं से भी आ सकता था। इसलिए वो लोग वापस आए अपने गाँव की तरफ और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगले दिन सुबह जाएंगे दोबारा से एंड मायू की बॉडी जो बची होगी उसको रिकवर करके लेके आएंगे। सुबह होते होते 30 से भी ज़्यादा लोगों की एक टुकड़ी इकट्ठा हो चुकी थी। उनमें से 5 लोगों ने अपने साथ राइफल ली एंड ये 30 के 30 लोग सीधा उसी ट्रेल को पीछा करते हुए वापस पॉइंट पर जाने वाले थे। लेकिन रात को बर्फ़ घनी गिरी थी, उस ट्रेल के ऊपर बर्फ़ गिर चुकी थी, इसलिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी वो एक पॉइंट पर आकर रुके जहाँ थोड़ी तहस नहस सा मचा हुआ था, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सी बर्फ़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहीं पर इसी स्पॉट पर कुछ हुआ हो रिसेंटली ही। एंड इससे पहले कि वो उस स्पॉट को अच्छे तरीके से देख पाते, ऊपर से बर्फ़ हटा पाते, इतने में ही दूसरे पेड़ से थोड़ा दूरी पर पेड़ था, वो उस पेड़ के पीछे वो बड़ा भालू छिपा हुआ था। वो बड़ा भालू निकला एंड उसने सामने खड़े 30 लोगों के झुंड के ऊपर सीधा वार कर दिया। बट इनमें से 5 लोगों के पास अपनी अपनी राइफल थी। उन 5 लोगों ने अपनी राइफल कंधे से उतारी, भालू की तरफ एम किया, लेकिन ये वेपन्स 5 राइफल्स इतनी ज़्यादा कबाड़ा कि उनमें से सिर्फ एक ने ही फायर किया। एक्चुअल में एक ही शॉट फायर हुआ एंड वो भी भालू को सही से नहीं लगा।
वो भालू कोई नॉर्मल भालू नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा भालू था। उसने पूरी टुकड़ी के ऊपर अपना हमला कर दिया। बहुत सारे लोग तो इधर उधर तीतर बीतर होकर भाग गए, लेकिन कुछ के पास कुल्हाड़ी थी, हथौड़ा था, उन्होंने उस भालू के ऊपर उसे वार करना शुरू कर दिया। इस चीज़ से भालू के ऊपर फर्क पड़ा एंड वो उस टुकड़ी को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। एंड तब इस पूरी टुकड़ी ने चारों तरफ नज़र बनाकर रखनी शुरू करी। कुछ लोगों ने बीच में से उस बर्फ़ को हटाना शुरू किया, क्योंकि अब भालू के ऊपर भी नज़र रखनी थी कहीं वो दोबारा ना आ जाए। एंड जो नीचे इसके दबा हुआ था उसको भी बाहर निकालना था। जैसे जैसे बर्फ़ हटती गई उनके सामने एक लाश मौजूद थी। एंड ये लाश सच में बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत के अंदर, सिर्फ नीचे के पैर मौजूद थे, उनके ऊपर मांस चढ़ा हुआ था, ऊपर का एक भी अंग मौजूद नहीं, बीच में से सब कुछ खाया हुआ एंड ऊपर बस सिर मौजूद था। इमेजिन करके देखिए आप, मायू जिसका पति उसको सही सलामत छोड़कर गया था एंड अब उसकी पत्नी इस हालत में मिल रही है कि बीच में कोई सिस्टम है ही नहीं, ऊपर सिर्फ सिर है, नीचे खाली एंड नीचे उसे पैर मौजूद है। बस बीच का सब कुछ खा लिया इस भालू ने, और ना सिर्फ खाया बल्कि जितना मन करा उसने उतना खाया एंड बाकी को उसने इस बर्फ के अंदर दबा दिया ताकि वो इसको बाद में दोबारा से खा सके। अब आप बस इमेजिन करके देखिए, जो भालू मक्का खाने के लिए इस कम्युनिटी के आसपास कहीं आया था, अब उसके मुंह पर इंसानी मांस लग चुका था। अब वो मक्का क्यों खाएगा, इंसानी मांस खाएगा। इंसानी मांस कोई खाने की चीज़ नहीं है। राजमा चावल खा लो, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अब भालू को कौन समझाए कि इंसान खाने का नहीं होता। कम्युनिटी के सभी लोगों ने प्लान बनाया कि उनको ये बात अथॉरिटीज़ तक पहुंचानी चाहिए, कम से कम पुलिस वालों को तो बताना ही चाहिए। लेकिन उनके सबसे पास का पुलिस स्टेशन भी 20 किलोमीटर दूर था एंड वहाँ तक पहुँचने का कोई भी रोड नहीं। जो कच्चा पक्का रोड था उसके ऊपर बहुत मोटी चादर बर्फ़ की बिछी हुई थी, वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते। बट किसी को तो जाना ही था, इसलिए इस पूरे कम्युनिटी के सबसे जवान आदमी एंड सबसे हट्टे कट्टे आदमी साइटों ने जिम्मा उठाया कि वो पुलिस स्टेशन तक जाएगा, वहाँ जाकर उनको सब कुछ बताएगा। बट उसके पीछे उसका परिवार, उसकी पत्नी जो कि अभी प्रेग्नेंट थी एंड उसका पहले से ही एक बच्चा, इन दोनों का ध्यान कौन रखेगा। साइड में ही मौजूद उनके पड़ोसी अटाकागे फैमिली, उसने कहा कि आप अपनी प्रेग्नेंट बीवी और अपने बच्चे को हमारे घर पर छोड़ के जाओ, हम इनका ख्याल रखेंगे अच्छे से। दूसरी साइड सुब्रतो, वो अपनी पत्नी की बची कुची बॉडी को उठाकर ले आया था, लेकिन सारी कम्युनिटी वाले उसको मना कर रहे थे लाने से, क्योंकि उनको डर था कि ये खाना है उस भालू का और अब भालू अपना खाना रिक्लेम करने के लिए वापस जरूर आएगा। बट सुब्रतो ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की लाश पर रोना चाहता हूँ, मेरा बच्चा जो कि अभी घर में, उसकी भी लाश पड़ी है, मैं इन दोनों की लाश का एक साथ अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। इसलिए पूरी कम्युनिटी वालों ने उठाकर उस बॉडी को साथ में घर लेकर आए थे सुब्रतो के, और साथ में मायू की बॉडी को भी उसके साथ लेटाया। एंड रात के 8 बज चुके थे। 8 बजे इन्होंने एक वो शौक सी होती है इनकी, उस टाइम पर उनका कोई वो चलन सा है, उनका रीति रिवाज है कि वो रात के 8 बजे यहाँ एक शौक संदेश सा रखेंगे, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। बट ये बॉडी जैसे घर पहुंची, पूरी कम्युनिटी के अंदर इतना ज़्यादा डर बना हुआ था कि कभी भी भालू आकर इसके ऊपर हमला करेगा। इसलिए जहाँ सैकड़ों लोग थे इस पूरी कम्युनिटी में, सिर्फ 9 लोग ही इस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए रात को 8 बजे इनके घर पर पहुंचे, जिसमें मायू के सगे माता पिता भी शामिल थे। वो पास ही के दूसरे गांव से यहाँ पर आकर उन्होंने इस फ्यूनरल के अंदर अपना हिस्सा लिया। अभी इनका फ्यूनरल खत्म ही हुआ था, रात के 9:45 बजे के आसपास का टाइम था। एंड तभी जब ये सारे जाने से पहले एक लास्ट कप चाय की पीने वाले थे, एंड तभी इन्होंने एक बहुत तेज़ धमाका सुना। जिस घर के अंदर ये 2 लाश और 9 लोग बैठे हुए थे, उसकी एक दीवार सडनली इनके ऊपर आकर गिरी एंड उस दीवार के पीछे से एक बहुत बड़ा भालू इनके घर के अंदर घुस चुका था। इन 9 लोगों ने ये चीज़ देखते ही अफरा तफरी अंदर मच गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे घर से, कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। एक हंटर जो कि इस फ्यूनरल में शामिल था, उसने अपनी राइफल निकाल कर फायर भी कर दी। बेशक वो गोली जाकर भालू को लगी नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ से भालू डर गया एंड वो वापस बाहर जा चुका था। बट इस इंसिडेंट के बाद सभी लोगों के अंदर डर इतना ज़्यादा बन गया कि तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम भालू का खाना अपने आप उठा कर लाओगे उससे, तो वो रिक्लेम करने के लिए वापस आएगा। एंड तुम अपना घर कितना भी मजबूत क्यों ना बना लो, उस टाइम पर कोई कंक्रीट सीमेंट वगैरह नहीं थी उनके पास, उन्होंने बस ये झाड़ फूस से और लकड़ी से ही अपना घर बनाया हुआ था, वो उसको तोड़ देगा। सो मतलब कोई भी सिक्योर नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है इस कम्युनिटी में रहते हुए। एंड इस घर से सिर्फ 500 मीटर दूर, इसी टाइम पर जहाँ पर ये भालू का इंसिडेंट हुआ था, जब यहाँ से 500 मीटर दूर एकाकागे फैमिली, जिस फैमिली के अंदर वो प्रेग्नेंट वाइफ साइटो की और उसका बच्चा अलग से रहने के लिए आए थे, ये फैमिली असल में इस कम्युनिटी की हेड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्होंने ही संभाला हुआ था, इन्हीं का आइडिया था यहाँ पर आकर बसने का। तो सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यही रखने वाले थे। एकाकागे फैमिली में सायू नाम की ये महिला, जो कि इस मुखिया की पत्नी थी,
वो सभी के लिए अब चाय वगैरह बना रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद 20-30 लोगों की एक टीम इनके घर पर आने वाली थी, जो सभी के सभी हंटर होने वाले थे इस कम्युनिटी के। और उनको एक प्लान बनाना था कि इस भालू से कैसे टैकल किया जाएगा। सायू और उसके पति के अलावा घर में कुछ और भी लोग मौजूद थे, जिसमें 5 बच्चे भी थे, जिनकी उम्र सिर्फ 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में थी। बिल्कुल अभी गोदी में खेलने वाले बच्चे भी इस घर के अंदर मौजूद थे, एंड कुछ लोग और भी आकर बैठे हुए थे। अभी सब लोग ये आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बंदा भागते भागते इनके घर तक आया एंड आकर उनको बताया कि अभी अभी सुब्रतो के घर के ऊपर अटैक हुआ है, भालू वापस यहाँ पर घुस आया है। एंड ये बात सुनकर अंदर बैठे लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि भालू यहाँ तक आ चुका है एंड हम यहाँ पर ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, मतलब साफ है कि हम तो उसके लिए क्लियर कट बहुत प्यारी सी ब्रांडेड दावत है, वो हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। बीच में जो आग जल रही थी इन्होंने अपने लिए जला रखी थी, उसके ऊपर उन्होंने और लकड़ियां डालनी शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि इस आग को देखकर भालू उनके पास नहीं आएगा। अभी सब लोग आग और तेज करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने अपनी घर की एक खिड़की के अंदर देखा, जो कि पूरे तरीके से खुली हुई थी। उसके अंदर से अभी तक हवा आ रही थी, लेकिन तभी उसके अंदर से हवा आनी बंद हो गई, क्योंकि उस खिड़की के अंदर वो भालू चढ़ चुका था एंड उसने देख लिया पूरा का पूरा ग्रुप बंदों का यहाँ बैठा हुआ है। वो खिड़की को तोड़ते हुए घर के अंदर घुसा। सबसे ज़्यादा पास अंगीठी के साइटो की पत्नी, प्रेग्नेंट पत्नी, वो बैठी हुई थी एंड आसपास और भी लोग मौजूद थे। ये देखते ही वो सबसे पहले उठकर लिविंग हॉल की तरफ भागी अपने आप को बचाने के लिए। उसके पीछे पीछे उसका 8 साल का बच्चा युरुकेशी, वो भी उसके साइड में भागा। एंड जब ये भाग रही थी, उसने साइड में खेल रहे एक और 1 साल के बच्चे का हाथ पकड़ लिया एंड उसको भी अपने साथ अंदर की तरफ लेकर भागने लगी। बट भागते भागते सायू बीच में ही गिर चुकी थी। आसपास के लोग अपने अपने ठिकाने पर छुप चुके थे। जो बच्चे वो लेकर भाग रही थी 6 साल का, वो तो सक्सेसफुली लिविंग हॉल तक पहुंच गया, लेकिन सायू गिर गई। उसके साथ जो 1 साल का बच्चे का उसने हाथ पकड़ा हुआ था, वो भी नीचे गिर गया। एंड भालू के लिए सबसे नाजुक टारगेट था। भालू सीधा इनके ऊपर कूदा एंड पहले 1 साल के बच्चे का गला उसने काटा। एक बार में उसकी पूरी बाइट भी नहीं थी, वो टांग उखाड़ कर तुरंत खा गया। एंड ये सब कुछ सायू के सामने हो रहा था। उसने अपना एक पैर सायू के छाती के ऊपर रखा हुआ था एंड सायू लिटरली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, भालू को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भालू कहाँ हटने वाला था। ये सब होता देख इतना हो हल्ला इस घर के अंदर मचा हुआ था कि एक आदमी जो इसी एकाकागे फैमिली का था, उसने अपने आप को ज़्यादा बचाने की जरूरी समझा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना यहाँ पर। वो यहाँ से निकलकर मेन डोर से होता हुआ भागने की कोशिश करने लगा कि तभी उस भालू का ध्यान उस आदमी की तरफ गया एंड उस भालू ने कूद कर सबसे पहले उस आदमी को ही पकड़ा। भागते भागते उस आदमी के कूले उस भालू के मुंह में फंस चुके थे एंड एक ही बाइट में दोनों कूले वो भालू उसका खा गया। ये फील होते ही वो आदमी आगे की तरफ जा गिरा। पीछे से उसकी थाइस भी भालू ने खाकर चट कर दी। इस भालू के लिए तो 1-2 बाइट का ही खेलता है सारा। दोनों पैर से वो खून इतना भयंकर निकल रहा था कि चारों तरफ खून ही खून बिखर चुका था। इधर से उस बच्चे का खून, सायू के ऊपर भी उसने हमला कर दिया था। यहाँ से इस आदमी का खून, बहुत सारा खून नीचे फर्श के ऊपर बिखर चुका था। दूसरी साइड सायू का 6 साल का बच्चा जो सक्सेसफुली लिविंग हॉल में पहुंच गया था, उसने सब होता देख चिल्लाना शुरू कर दिया एंड अपनी वो सेफ्टी जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से निकलकर अपनी माँ की तरफ भागा ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। एंड ये चीज़ उस भालू ने दोबारा से देख ली एंड वो सीधा सबसे पहले उस बच्चे की तरफ ही भागा। उस बच्चे को इंस्टेंटली उसका गला दबाकर अपने मुंह में तुरंत उसको मार डाला। इसी बीच सायू नीचे पड़ी पड़ी खिसकने की कोशिश कर रही थी। किसी तरीके से वो बचकर कहीं सेफ्टी में जाने की कोशिश कर रही थी। वो प्रेग्नेंट अभी इतनी जल्दी से वो उठ नहीं सकती एक झटके से। वो धीरे धीरे खिसक कर साइड में बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पड़े हुए थे। उसने सोचा कि क्यों ना वो इन ढेर के पीछे जाकर छिप जाए एंड धीरे धीरे खिसक खिसक कर, जब भालू वो बच्चों के अंदर बिजी था, सायू वहां से खिसक कर उस वेजिटेबल के ढेर के पीछे गई। एंड ये चीज़ तो और भी ईजी बन चुकी थी अब भालू के लिए कि सायू यहाँ जाकर छिप चुकी है, अब उसके पास भागने के लिए कहीं और तो जगह है नहीं। एंड इसी मोमेंट पर इस पूरी स्टोरी का सबसे भयानक और सबसे ब्रूटल इंसिडेंट आया। जैसे ही सायू जाकर उसके पीछे छुपी, भालू उसके पीछे पीछे आया एंड लिटरली उसके सामने अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा हो चुका था। इमेजिन करके देखिए, एक महिला अपने प्रेगनेंसी के अंतिम चरणों में है। अगले कुछ दिनों में, हफ्ता भी नहीं पकड़ने वाली थी उसकी डिलीवरी, अभी कुछ ही दिनों में 3-4-5 दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है। उसका पेट आगे से फूला हुआ है, वो हिल डुल नहीं सकती जल्दी से, वो पीछे छिपी हुई है एंड उसके सामने इतना बड़ा भालू है, अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा है, अपने हाथ ऊपर करके। एंड सीधा उसने अपने आगे जो हाथ ऊपर किए थे, उस भालू ने सायू के पेट के ऊपर मारे एंड इंस्टेंटली सायू ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि प्लीज़ मुझे अगर मारना है तो सीधा मेरे गले के ऊपर वार करो, मेरी पेट को कुछ मत करना, मेरे पेट के साथ चीरफाड़ मत करना। वो ये सब बोल रही थी एंड सब
कोई जो भी वहाँ आसपास बंदा छुपा हुआ था वो सुन रहा था सायू की ये चिल्लाहटें। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है उस भालू से कि नहीं मेरे पेट को मत चीरना, मेरे पेट को मत चीरना, बट भालू को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती। उसने सीधा अपने पैर उसके पेट के ऊपर रखे दोनों, एंड इतना वेट पेट के ऊपर पड़ने की वजह से वो पेट लिटरली फट चुका था। अंदर मौजूद बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसको कोई पता नहीं था कि उसकी डिलीवरी ऐसे होगी। इंस्टेंटली वो बच्चा पेट फटते ही बाहर आकर गिरा एंड उसके अंदर से बहुत सारा लिक्विड भी निकला। क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि वो पेट फटते ही सबसे पहले तो सायू की मौत हुई। जो अंदर बच्चा था वो अभी जिंदा था, हिलडुल रहा था, एंड इस हिलते डुलते हुए बच्चे को उस भालू ने अपने मुंह के अंदर डाला। छोटा था वो बच्चा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। उसकी एक बाइट इमेजिन करके देखिए उस बच्चे की ज़िंदगी क्या होगी। पेट फट के वो बाहर निकला है एंड उसी टाइम वो सीधा भालू के मुंह में चला गया। वो किसी का भोजन बन चुका था। प्रेग्नेंट महिला यहीं पर अपना दम तोड़ चुकी थी एंड इसको भी लिटरली इसके पूरा जो पेट फटा था उस पेट के अंदर मुंह डाल डाल कर उस भालू ने अंदर के सारे अंग खा लिए, उसकी खाल को सारा चीर दिया। ऊपर से लेकर नीचे तक वो बेचारी खून में लिपटी हुई थी। बच्चा पहले ही खत्म हो चुका था। इसके बाद ये इतना भयंकर मंजर देखकर आसपास जो लोग छिपे हुए थे उसमें से एक और महिला जो इस घर की हेड थी, मुखिया की पत्नी, वो महिला चुपके से बाहर निकली। अपने साथ 2 बच्चे और जो खेल रहे थे उनको भी अपने साथ पकड़कर घर से बाहर कूदी एंड पड़ोसियों के घर में जाकर वहां मदद के लिए चिल्लाने लगी। जबकि एक अलग 6 साल का बच्चा जो इस घर के अंदर फंसा हुआ था वो सारी आवाज़ सुन रहा था कि कैसे उसके सामने वो भालू बच्चों को खा रहा है, उसकी माँ को खा रहा है, हर किसी को जो भी उसके सामने आ रहा है उसको खाए जा रहा है अपने दांतों में दबा दबा कर। वो हड्डियों के टूटने की आवाज़, अंदर से अंगों को चीरने की आवाज़, मेरे ख्याल से उस 6 साल के बच्चे को जिंदगी भर याद रहेगी एंड उसको हर रात डराएगी वो आवाज़। जबकि बाहर अभी तक ये शोर शराबा सुनकर एंड वो जो मुखिया की पत्नी गई थी उसकी सारी बातें सुनकर 50 से भी ज़्यादा लोग इस घर के आसपास इकट्ठा हो चुके थे। सभी दूर से खड़े होकर इस घर को देख रहे थे जिसके अंदर ये भालू घुसा हुआ था। अंदर से आवाज़ें आ रही थी, हो हल्ला आ रहा था एंड कोई भी पास जाने से अब डर रहा था। ये बात तो सही है, देखो सबको अपनी जान की चिंता है कि अगर वो इस घर के और ज़्यादा पास गए तो भालू उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। तब एक प्लान बनाया गया कि क्यों ना हम इस घर को ही आग के हवाले कर दें, भालू भी अंदर जल जाएगा, जो मरे हैं वो उनको भी अंतिम संस्कार यहीं हो जाएगा। बट तब एक रिस्क था, सबने डिस्कस किया कि अगर कोई व्यक्ति जिंदा बचा हो अंदर तो वो भी इस आग में जल जाएगा, इसलिए आग लगाना तो सही नहीं है। तकरीबन 1 घंटे तक इन बाहर खड़े लोगों ने वेट किया। अंदर से आवाज़ें आ रही थी, जो पहले बच्चे रो रहे थे उनकी आवाज़ें बंद हो गई, जो अंदर लोग फंसे थे उनकी आवाज़ें बंद हो गई। सिर्फ भालू की आवाज़ थी अंदर तोड़ फोड़ करने की, लोगों को खाने की। एंड इवेंचुअली फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद इन लोगों को वो भालू मेन डोर पर दिखा एंड जो हंटर्स आसपास घेरा बनाकर खड़े थे इस घर के, उन्होंने 2 शॉट्स हवा में फायर किए। इस वजह से वो भालू पूरा बाहर आ गया एंड एक शॉट बिल्कुल भालू के पास से गया लेकिन वो भालू को लगा नहीं। एंड उसके बाद भालू अपना पूरा पेट भरकर वहां से भाग चुका था एंड सीधा जंगल की तरफ गया। भालू के जाने के बाद सभी लोग रेस्क्यू टीम बनाकर अंदर घर में घुसे, लेकिन अंदर का हाल देखकर मेरे ख्याल से कोई हॉरर हाउस भी उसके आगे एक छोटा वर्ड है। अंदर का हाल कुछ ऐसा था कि कहीं भी एक ऐसा पॉइंट नहीं था जहां आप सूखे जमीन के ऊपर अपना पैर रख सको। घर का हर फर्श पूरे तरीके से खून से भरा हुआ था, और ना सिर्फ खून बल्कि इधर उधर बच्चों के अंग पड़े थे, इंसानों के अंग पड़े हुए थे, यहाँ कटे फटे जो उसने नहीं खाए, हड्डियां पड़ी हुई थी, उनके ऊपर मांस के लोथड़े इधर उधर चिपके हुए हैं, खून अभी ताजा तरीन इधर उधर बह रहा है। एंड इस सीन के ऊपर ही सिर्फ एक वहाँ किताब तक लिखी गई थी, मुझे पढ़ना नहीं आता जापानीज में क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको जरूर ट्रांसलेट करके पढ़िएगा। अंदर मौजूद लोग उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं बचा। किसी का सिर आधा खाया हुआ था, किसी का गला आधा खाया हुआ है, किसी का पूरा एब्डोमेन खाया हुआ है, किसी की चेस्ट खाई हुई है, किसी की थाइज, किसी के बटॉक्स, किसी की बैक, हर किसी को वहाँ मारकर भालू ने उनके कपड़े तक चीर दिए, अंदर से मांस के टुकड़े खाए, उनको बहुत ही ब्रूटली उनको मारा गया था। अंदर का ये हाल देखकर सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हमें इस गांव को जल्दी से जल्दी खाली करना पड़ेगा। एंड जिसके हाथ जो लगा, जितना सामान लगा उसको निकाल कर शाम होने से पहले ये लोग यहाँ से निकल गए। तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे की साइड चले, डाउन स्ट्रीम की तरफ चले एंड वहाँ एक स्टोर हाउस में गए। तकरीबन 55 के आसपास लोग उस स्टोर हाउस में रुके। इनके पास कोई कपड़े नहीं थे, जल्दबाजी में वहाँ से निकले थे, खाना पीना नहीं था, बच्चे इनके पास से। एंड दूसरा, इनके साथ वो घायल लोग भी थे जो इस हमले में बचे थे भालू के। वो ठीक से चल नहीं पा रहे, उनको बहुत ही बड़ा ट्रॉमा लगा है जो उन्होंने देखा, उस चीज़ से वो उभर नहीं पा रहे। एंड इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। पूरी रात इन लोगों ने स्टोर हाउस में वेट किया। अगले दिन होने पर ये फर्दर 4 किलोमीटर नीचे और गए एंड वहाँ जाकर एक दूसरी सेटलमेंट से मिले। उनको बताया, वो लोग भी बियर से परेशान थे। वो लोग खुद कह रहे थे कि हमें आसपास बहुत बड़ा भालू दिखता है, बट
इसमें यहाँ दिक्कत ये थी कि उन लोग जो नीचे वाले लोग थे उन्होंने बताया कि अभी हमें कुछ दिनों से नहीं दिखा, लेकिन ऊपर से जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि वो तुम्हें छोड़कर हमारे ऊपर आ चुका था। अब दिक्कत यहाँ ये थी कि ये जो बीच का रास्ता था जो ये क्रॉस करके आए थे तकरीबन 7-8 किलोमीटर, इसके बीच में एक छोटी सी नहर पड़ती है। अगर भालू को ऊपर से नीचे आना है तो उसको ये नहर क्रॉस करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर शिकारी हम बैठा सकते हैं, क्योंकि अब ऊपर वाले लोग तो नीचे आ चुके हैं, ऊपर कोई सेटलमेंट नहीं है, मतलब भालू के पास खाना नहीं है, उसको खाना खाने के लिए दोबारा से उस गांव में जाना पड़ेगा, वहां उसको कोई मिलेगा नहीं, इसलिए उसको मजबूरन अपनी भूख मिटाने के लिए वो नहर क्रॉस करनी पड़ेगी। हम वहां पर उसका वेट कर सकते हैं, उसका वहीं पर शिकार कर सकते हैं। बट काफी दिनों तक वेट करने के बाद उस नहर के आसपास काफी शिकारी बैठे रहे छुप कर, लेकिन वो भालू इतना चालाक वो आया ही नहीं। हद है इस भालू की भी, वो इतना चालू, उसने नहर क्रॉस करना जरूरी नहीं समझा। हो सकता है उसको स्मेल आ गई हो कि यहाँ पर बैठे हैं। भालू बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी भालू से रिलेटेड, सो वो बहुत समझदार होते हैं। दूसरा, काफ़ी दिनों तक वेट करने के बाद ये लोग थक गए कि यार अब और कितना वेट करें, इसलिए एक और उन्होंने प्लान बनाया। जब ये लोग अपनी सेटलमेंट को छोड़कर नीचे की तरफ आए थे तो जो ऊपर लाशें बची हुई थी उनको एक गठड़ी में बांधकर अपने साथ लेकर आए थे ताकि उनका तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके। यहाँ अब दूसरा प्लान ये बनाया कि इस सेटलमेंट में, इस नीचे वाली सेटलमेंट के अंदर हम एक अलग से छोटा सा घर बनाते हैं एंड जो भी लाशें हमारे पास हैं इन लाशों को उस छोटे से घर में रख देते हैं। ये लाशें सड़ेंगी तो भालू तक उसकी स्मेल जाएगी एंड भालू अपने इस शिकार को रिक्लेम करने के लिए वापस यहाँ जरूर आएगा एंड जब वो आएगा तब हम उसकी जान ले लेंगे। बस सोच कर देखिए आप, सभी रिश्तेदारों यारों प्यारों ने अपने ही सगे संबंधियों की लाशों को खाने के लिए रखा ताकि वो भालू यहाँ पर आ जाए। लेकिन ये भालू फिर बहुत ज़्यादा चालाक, इसको कहीं ना कहीं से समझ आ गया होगा कि ये ट्रैप है। ऑब्वियसली उसको स्मेल तो बहुत दूर से आ जाती है, कई किलोमीटर दूर से भालू सूंघ लेते हैं, उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। भालू को पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये लाश पड़ी है, वो खाने जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी रियलाइज़ हुआ होगा कि ये एक ट्रैप हो सकता है उसके लिए, उसको नहीं जाना। काफ़ी दिनों तक इन लोगों ने वेट किया एंड तब दिन आया 14 दिसंबर का, जब एक शिकारी, जब वो लोग यहाँ नीचे खड़े होकर वेट कर रहे थे उसके आने का भालू का, लेकिन वो भालू नहीं आया था। लेकिन इसमें से यामिटो नाम का एक शिकारी जो अपनी राइफल लेकर बैठा हुआ था, उसको दूर पहाड़ में एक शैडोई फिगर रात के टाइम पर चलती हुई दिखाई दी थी, तो उसको लगा ये भालू है। उसने अपनी राइफल शॉट करके, उसने अपनी राइफल एम करके शॉट फायर किया एंड ये बस एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस भालू को लगी हुई गोली। उसके पास ज़्यादा गोलियां भी नहीं थी जो वो बार बार चलाकर अपनी गोलियां वेस्ट कर सके, नहीं, उसने बस एक अंदाजे से गोली चलाई थी और ये उम्मीद की थी कि ये गोली भालू को लगी हो, और अगर लगी होगी तो वो सुबह जाकर ऊपर देखेगा, वहाँ उसका खून जरूर पड़ा मिलेगा। एंड कमाल की बात यहाँ ये थी कि सुबह होने पर जब ये टीम बनाकर ऊपर की तरफ गए एंड ऊपर उनको खून पड़ा हुआ दिखाई दिया, वो बुलेट एग्जैक्टली आकर सीधा उस बेयर को लगी थी एंड एक खून की ट्रेल बन चुकी थी। रात को कोई बर्फबारी नहीं हुई, खून की ट्रेल बहुत ज़्यादा क्लियर एंड ये ट्रेल सीधा ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रही थी। इस ट्रेल का पीछा करते करते तकरीबन 20 शिकारी ऊपर की तरफ अब चढ़ रहे थे एंड इवेंचुअली ये ट्रेल एक जगह पर जाकर रुकी एंड उसी के पास वहाँ वो बड़ा सारा भालू बैठा हुआ था। आगे आगे ये मेन शिकारी यामिटो, ये आगे आगे चल रहा था अपनी राइफल लेकर एंड लिटरली यामिटो इस टाइम पर सिर्फ 20 मीटर दूर था उस भालू से। यामिटो ने अपनी राइफल दोबारा से उतारी एंड सीधा एक शॉट फायर किया। वो शॉट फायर होते ही भालू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो अपने आगे वाले दोनों पैर ऊपर करके पीछे वाले दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हो चुका था एंड ये बहुत अच्छा मौका था यामिटो के लिए सीधा एक और शॉट फायर करने का एंड इस मौके को नहीं गवाया यामिटो ने तुरंत अपनी राइफल को कॉक करके दोबारा से सामने एक शॉट फायर किया एंड वो तीसरा शॉट सीधा जाकर उस भालू के दिल में लगा, जिसने भालू को तुरंत मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। इतने दिनों से जी का जंजाल बना हुआ भालू फाइनली अब मर चुका था एंड जैसे वो भालू मरा उस टाइम पर सुबह सुबह का टाइम था, वो ज़्यादा दोपहर भी नहीं हुई थी, अभी तक दोपहर बस शुरू होने वाली थी ये लोग जब ऊपर पहुंचे थे एंड जब उस भालू को मारा था एंड जैसे वो भालू मरा ऊपर एकदम से घने बादल छा चुके थे, इतनी तेज हवाएं चलने लगी, बहुत तेज तूफान आया, लेकिन ऊपर फंसे हुए लोग उन पेड़ों को पकड़कर बैठे रहे जब तक वो तूफान शांत नहीं हुआ। तूफान शांत होने के बाद वो उस भालू को खींचकर नीचे की तरफ लेकर आए एंड नीचे आकर सभी को दिखाया ये वो भालू था एंड बताया कि कैसे वो ऊपर तूफान का सामना कर रहे थे। नीचे उस भालू को देखकर सभी ने राहत की सांस भी ली। फिर फाइनली जो वहाँ के कसाई थे उन कसाईयों को बुलाया गया। इन कसाईयों ने इस भालू को बीच में से चीरा ताकि अंदर कुछ अगर इंसानी अंग हो इसके पेट के अंदर तो उनको निकाला जा सके, उनका तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके। एंड अंदर भालू के पेट में बहुत सारे इंसानी टुकड़े भी थे, बहुत सारे कपड़े भी थे। सारे कपड़ों को जब सामने खोलकर रखा गया तो उसमें से 3 ऐसे अलग कपड़े थे जिनको कोई भी नहीं पहचान पाया एंड बदकिस्मती से
जिस टाइम पर वो भालू का खड़े होकर नीचे वेट कर रहे थे, उस टाइम पर भालू थोड़ी और ऊपर चढ़ाई कर चुका था, ऊपर वाली सेटलमेंट पर जा चुका था एंड वहाँ उसने 3 महिलाओं को अटैक किया। उन तीनों महिलाओं के शरीर को खाकर उनके कपड़े तक खा गया। उनके कपड़े नीचे यहाँ पर मिल रहे थे। टोटल इस भालू ने कुछ ही दिनों के अंदर 10 लोगों की जान ले ली एंड काफ़ी सारे लोगों को उसने घायल भी किया एंड कुछ लोगों के मन में तो उसने ऐसा अपना ट्रॉमा बैठा दिया जो कभी भी ज़िंदगी में वो भूल नहीं पाएंगे। जिसके बाद यहाँ बसी हुई सारी सेटलमेंट्स ने इस पूरे एरिया का इतिहास पढ़ना शुरू किया कि आखिर यहाँ पर होता क्या था, क्योंकि उनसे पहले भी तो यहाँ पर आइनू लोग रहा करते थे, वो कैसे यहाँ सर्वाइव कर रहे थे। तब उन्होंने आइनू लोगों के बारे में पूछना शुरू किया एंड उनका वो जो सेक्रेट रिचुअल था उसके बारे में पता चला कि कैसे वो एक बच्चे को बड़ा करते हैं, उसको पिंजरे में रखकर एंड फाइनली जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तब उसकी वो जान लेते हैं। इसके बाद इन लोगों ने भी यहाँ जो बसे थे ऐसा ही परफॉर्म करना शुरू किया एंड कमाल की बात यहाँ ये थी, बहुत सारे ऐसे और भी भालू थे। जब से उन्होंने रिचुअल परफॉर्म करना शुरू किया उसके बाद कोई भी भालू इस सेटलमेंट के अंदर दोबारा नहीं आया जिसने अटैक किया हो। आसपास दिखते बहुत है लेकिन वो अपनी हद में रहते हैं, अपने जंगली इलाके में रहते हैं, वो इंसानों के ऊपर कभी भी हमला नहीं करते यहाँ आकर। इस पूरे इंसिडेंट को आज भी हम द संकन बैत्सू बेयर इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। आप इसको गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। आप इसका गूगल मैप भी जरूर देखेगा जहाँ पर वो रोड जाता है, जहाँ वो सारी सेटलमेंट्स बसी हुई थी। मैंने आपको फोटो भी दिखाई एंड वहाँ पर भी वो उस भालू की एक बड़ी सारी मॉन्यूमेंट बना रखा है। उसके बराबर में एक बड़ा सारा पत्थर लगा रखा है जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। वहाँ उस टाइम पर क्या कुछ हुआ था इमेजिन करके देखिए। ऐसा इंसिडेंट ना इस दुनिया में पहले कभी हुआ एंड ना उसके बाद हुआ। ये एकमात्र ऐसा इंसिडेंट है जिसमें एक भालू ने इतना कहर ढाया हो। खैर आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा कुछ अपने भारत में कभी कहीं देखा है कि किसी जंगली जानवर ने इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हो। वैसे हम आए दिन देखते हैं, अभी हमने देखा था ना, शायद वो यूपी या एमपी में था, एक मगरमच्छ ने बच्चे को काट खाया। सच में वो भी बहुत बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। बाद में उस मगरमच्छ की भी शायद जान ले ली गई थी। सो आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा कुछ कभी देखा है। अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे ज़रूर जिक्र करें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज देखने के लिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सागरिका राचूरी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।